Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, ये है पार्ट 2 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज फॉर योर एग्जामिनेशंस. सो आई होप आपको ये जिसका पार्ट 1 था जो कि ऑलरेडी चैनल पे आउट है, आपको वो अच्छा लगा होगा. और इस सीरीज के अंदर मैं आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाऊंगी जहाँ पे आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस टुडे एज आई एम नॉट वेल. सो अब जल्दी से बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. So the first question is capsular pattern of shoulder joint is A. Restriction of lateral rotation only. B. Restriction of internal rotation along with flexion. C. Restriction of external rotation and abduction. And D. Decreased range of abduction movement. सो आपको पता ही होगा हर जॉइंट का अपना एक कैप्सुलर पैटर्न होता है. तो जॉइंट पे एक कैप्सुलर पैटर्न होता है और एक नॉन कैप्सुलर पैटर्न होता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये पूछा गया है कि शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सुलर मूवमेंट है या फिर जो कैप्सुलर पैटर्न है वो क्या होता है. तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. यानी कि जब भी शोल्डर जॉइंट पे कैप्सुलर मूवमेंट हमें शो होगा, कैप्सुलर पैटर्न हमें शो होगा, तो सबसे पहले कौन सी हमारी रेंज जाएगी, एक्सटर्नल रोटेशन की और एबडक्शन की. सो ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं ये साथ में डिक्रीज होंगी. और इसका परफेक्ट एग्जांपल आपके लिए क्या होगा, फ्रोजन शोल्डर का, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो इंजरी है वो कैप्सुलर पैटर्न फॉलो करता है. सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉप आर्म टेस्ट इंडिकेट्स ए. वीकनेस ऑफ डेल्टॉइड, बी. सुप्रास्पाइनेटस रप्चर, सी. पॉजिटिव पेनफुल आर्क एंड डी ऑल ऑफ द अबव. अब ये जो टेस्ट है ना बच्चों, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके से पूछे जाएंगे कि ड्रॉप आर्म टेस्ट क्या होता है, बाइसेप्स के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं. सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस रप्चर के लिए. सुप्रास्पाइनेटस में कोई इंजरी हुई है, टीयर हुआ है, तो उसके लिए हम करते हैं ड्रॉप आर्म टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है. ए. हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, बी. हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, सी. हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड डी नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट. सो ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छे से याद कर लो. नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्रूडीज एब्सिस, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑस्टियोमाइलिटिस का, ये हमें पता है. बट यहाँ पे देखो इन्होंने ऑस्टियोमाइलिटिस ही ऑप्शन दे रखे हैं ज्यादातर. क्या क्या, ए. एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस, बी. क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, सी. ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलिटिस एंड डी. सिफिलिस. तो जो आपका ब्रूडीज एब्सेस है, हमें ये तो पता है कि ये ऑस्टियोमाइलिटिस के अंदर दिखता है. तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाता है कि वो नहीं आंसर होगा. अब हमें ये पता करना है कि जो ब्रूडीज एब्सेस है ये एक्यूट में होता है, क्रॉनिक में होता है या फिर ट्यूबरकुलर में होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में आपको ब्रूडीज एब्सेस जो है बोन्स के अंदर वो देखने को मिलता है. नेक्स्ट, शाफ्ट एंगल ऑफ ह्यूमरस. तो आपने पढ़ा होगा जब आपने ह्यूमरस की अपर आर्म की बायोमैकेनिक्स पढ़ी होगी शोल्डर जॉइंट की, सो वहां पे आपको नेक्स्ट शाफ्ट एंगल ये टर्म आपने जरूर पढ़ी होगी. तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ह्यूमरस का, पेल्विस का नहीं पूछ रहा है, फीमर का नहीं पूछ रहा, ह्यूमरस का नेक्स्ट शाफ्ट एंगल कितना होता है. ए. 45 डिग्री, बी. 60 डिग्रीज, सी. 95 डिग्रीज एंड डी. 120 डिग्रीज. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाता है 45 डिग्रीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन ह्यूमन बॉडी इज. हमारी बॉडी के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है. इस्कियोफेमोरल, राउंड लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट एंड द इलियोफेमोरल लिगामेंट. तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है वो रहता है हमारा इलियोफेमोरल लिगामेंट, जो कि इलियम को और फीमर के साथ जुड़ा होता है. इन दोनों के बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होता है, सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट. Now another question from biomechanics, that is in towing gait is the characteristic feature of A. coxa valga, B. coxa vera, सी. एंटीवर्जन एंड डी. रेट्रोवर्जन. यानी कि जो इन टोइंग गेट होता है, यानी कि जब आपके टोज जो है वो अंदर की तरफ हो जाते हैं, ये कौन सी चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनमें से. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीवर्जन. तो जब एंटीवर्जन होता है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका आता है, इन टोइंग गेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. तो इसके बारे में मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखा है, हिप का एंटीवर्जन एंड रेट्रोवर्जन. अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर इन डिटेल पढ़ाने लग गई तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टिप ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर यानी कि जीटी लाइज अबव शेंटन लाइन इन। अब हमें पता है हिप जॉइंट पे एक शेंटन लाइन होती है जो कि हम रेडियोग्राफ पे बनाते हैं, तो उसमें जो जीटी है वो उस लाइन के अबव किसी ना किसी पैथोलॉजी में जाता है, वरना वो नहीं जाता। सो कौन सी ऐसी पैथोलॉजी है जहाँ पे जो टिप है, जो ग्रेटर ट्रोकैंटर है, वो ऊपर जाएगा शेंटन लाइन से? सो ए कॉक्सा बेल्गा, बी CDH, C anteversion and D is fracture of the neck of femur. So the correct answer is option number B, that is CDH. Waddling gait is due to A gluteus muscle weakness, paravertebral muscle weakness, obturator nerve palsy and D adductor muscle weakness. सो ये तो जितने भी टाइप्स ऑफ गेट है ना, ट्रेंडलबर्ग, वैडलिंग, ये सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, लर्चिंग गेट, ये सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं क्योंकि इनमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लूटियल मसल वीकनेस। सो क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये उल्टा भी आ सकता है, पूछ सकता है कि ग्लूटियस मसल वीकनेस की वजह से कौन सा गेट होता है, वाइस वर्सा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वैडलिंग गेट है वो किसकी वजह से होता है, ग्लूटियस मसल वीकनेस की वजह से। Then the next question is lumbar spine is not involved in which of the following conditions, यानी कि इन सारी जो conditions आपको दे रखी है इनमें से lumbar spine को कौन सी अफेक्ट नहीं करेगी? A ankylosing spondylitis, B rheumatoid arthritis, C osteoarthritis and D none of the above। तो none of above द तो ऑप्शन वाला हमारा कैंसिल है, वो नहीं होगा। AS में अफेक्ट करती है स्पाइन को, हमने पढ़ा है, वहाँ पे बैम्बू स्पाइन हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी अफेक्ट करता है लंबर स्पाइन, ये भी हमने पढ़ा है। तो बचा क्या हमारे पास, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्योंकि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो यूजुअली हमारे स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, डिस्टल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, स्पाइन में इतना नहीं देखने को मिलता है आरे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ थेरेपिस्ट कंप्लीट्स अ गेट एनालिसिस ऑन अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद पार्किंसन डिजीज। अब एक पेशेंट है पार्किंसन डिजीज का और मैंने एज अ थेरेपिस्ट उसका गेट एनालिसिस किया, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन द थेरेपिस्ट मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द राइट हील स्ट्राइक एंड द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव लेफ्ट हील स्ट्राइक। द मेजरमेंट इज यूज्ड टू मेजर। अब मैं पेशेंट का गेट एनालिसिस कर रही थी। अब मैंने क्या किया, वहाँ पे जब पेशेंट का राइट फुट का हील स्ट्राइक हुआ वहाँ पे मैंने मेजरमेंट लगाई, और जब उसके दूसरे पैर का यानी कि लेफ्ट पैर का हील स्ट्राइक हुआ उस डिस्टेंस को मैंने मेजर किया। तो बताओ मैंने क्या मेजर किया होगा, यानी कि राइट लेग और लेफ्ट लेग इन दोनों की हील के बीच का जो डिस्टेंस है कंसेक्यूटिव वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट स्ट्राइड लेंथ, राइट स्ट्राइड लेंथ, लेफ्ट स्टेप लेंथ एंड डी राइट स्टेप लेंथ। यहाँ पे देखो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो मेजर हो रहा है ये हमारी स्टेप लेंथ मेजर हो रही है। क्यों? क्योंकि एक हील और दूसरी हील के कंसेक्यूटिव बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम स्टेप कहते हैं, और जब एक ही फीट आपका दोबारा पड़ रहा है यानी कि उसे हम कहते हैं पूरा एक स्ट्राइड। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से कि यहाँ पे स्ट्राइड लेंथ तो हो नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है वो कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेप लेंथ मेजर हो रही है। अब हमें ये देखना है कि हम राइट स्टेप लेंथ मेजर कर रहे हैं या फिर लेफ्ट स्टेप लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इन्होंने क्या दिया है हमें कि हमने राइट हील स्ट्राइक से लेके लेफ्ट हील स्ट्राइक तक का मेजर किया है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, राइट हील स्ट्राइक से। सो यहाँ पे जो हमारी स्टेप लेंथ है वो कौन सी साइड की मेजर हो रही है, लेफ्ट लेग की। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेफ्ट स्टेप लेंथ। सो देखो यहाँ पे कितना इन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा है कि मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं पार्किंसन पेशेंट का गेट एनालिसिस कर रही हूँ, और पता नहीं कितना बड़ा फ्रेम कर रखा है क्वेश्चन, दिखने में ऐसा लग रहा है, बट आंसर क्या है, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी गेट की टर्मिनोलॉजीज की। तो अगर आपको गेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आती होगी ना अच्छे से, तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर दोगे, कोई इतना डरने वाली बात नहीं है। सो ऑल राइट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फॉर टुडे। अब जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आने वाली है, जो कि है पार्ट 3 ऑफ दिस स्पेशल सीरीज।